Hello, students. Welcome to my channel Adarsh Alia. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी। हमारा चल रहा था क्लास 10 बायोलॉजी का लाइव प्रोसेसेस में, जिसमें हम लाइव प्रोसेसेस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 बायोलॉजी के हिसाब से हमने देखा कि 4 इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आपको पढ़ने हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसमें हम न्यूट्रिशन काफी डिटेल्स में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, जो मैंने एक शॉर्ट भी रिलीज किया है जिसमें रेस्पिरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इस वीडियो में हम डिटेल्स में रेस्पिरेशन देखने जा रहे हैं और इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन को थोड़ा होल्ड पे रख रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जिनको एग्जाम, जिनके मैंने आप पहले भी बताया था कि कुछ स्पेशली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं जिन्हें चाहिए और उनका एग्जाम बिल्कुल सर पे आ गया है, so they have requested for control and coordination. So after this respiration we will do control and coordination. थोड़ा सा गैप आ गया है, सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवलिंग पे थी तो इसलिए बीच में काफी लंबा गैप हो गया है। चलिए फास्टली करते हैं। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ गए हैं, कैरियर रिलेटेड भी, फिशरीज पढ़ें, एंटोमोलॉजी पढ़ें, कहाँ पढ़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। सो लेट अस कम टू आवर टुडेज टॉपिक, रेस्पिरेशन। मैं जो नोट्स के लिए आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं सोचती हूँ कि आज मैं आपको उन सारी स्लाइड्स को दिखाती हुई, एक्सप्लेन करती हुई बढ़ती हूँ, तेजी से समझाने की कोशिश करती हूँ। और अगर जिन स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उनसे मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि वो तो जरूर इसको देख ही रहे हैं, कि अगर आपको पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो, क्योंकि पूरा समझाना और फिर हर स्लाइड को पढ़ना आपके नोट्स के लिए एक ही वीडियो में, इट विल बिकम वेरी लॉन्ग। तो आज आप इस वीडियो को समझ लीजिए। स्लाइड्स मैं पॉज करूंगी, थोड़ी देर के लिए होल्ड करूंगी, 1-2 मिनट के लिए, और उसके बाद उसको अपने लैंग्वेज में बताती जाऊंगी। आप नोट्स ले सकते हैं या पॉज करके किसी से पढ़वा सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो अगले एक वीडियो में मैं सिर्फ स्लाइड्स को रीड कर दूंगी, ताकि जिनको नोट्स बनाना है वो नोट्स ले सकें। सो विदाउट मेकिंग मोर डिले, लेट अस स्टार्ट with the today's topic, respiration. So what is the respiration? लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड प्रोसेस आज हम देखने जा रहे हैं, रेस्पिरेशन, जिसमें हम मेनली देखेंगे रेस्पिरेशन है क्या, रेस्पिरेशन कितने फेजेस में होता है, रेस्पिरेशन प्लांट्स भी, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, रेस्पिरेशन को अगर हम डिफाइन करें। आज हम पहले तो इस वीडियो में, इस स्लाइड में हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या देखने जा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम तेजी से बढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी। ये पहले भी हमने देखा है कि न्यूट्रिशन से हम फूड कंपोनेंट्स लेते हैं, वो फूड कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करके ब्लड में सॉल्युबल बनाते हैं, ताकि वो सेल के ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंच सके। और वहां पे कुछ फूड कंपोनेंट्स, स्पेसिफिकली द ग्लूकोज, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो सॉल्युबल फॉर्म है, वो सेल्स तक पहुंचता है और उनको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो सकें। सो दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। नाउ हम देखेंगे आज रेस्पिरेशन है क्या, रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है, रेस्पिरेशन एनिमल्स में कैसे होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें कि रेस्पिरेशन को 2 मेन फेजेज में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट फेज है गैसियस एक्सचेंज का, जो एनिमल्स में थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के थ्रू होता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। और सेकेंड पार्ट होता है जिसमें ब्रीदिंग में होता है एक्सेल और इनहेल। जब हम छोड़ते हैं सांस तो उसको एक्सेलिंग कहते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनहेलेशन। अब बेसिकली रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, वो सेल के लेवल पे ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड कंपोनेंट होता है, जिससे कि एनर्जी लिबरेट होती है, रिलीज होती है, और उस एनर्जी की सहायता से बॉडी को फंक्शन करने की, सेल्स को फंक्शन करने की एनर्जी मिलती है, और एक्सेस ऑफ एनर्जी स्टोर कर लिया जाता है, क्योंकि 24 घंटे
पूरी लाइफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे बहुत सारे वॉलंटरी एक्शंस हैं, बहुत सारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, सारे एक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए, बट एक्सेस ऑफ एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो बनता है बाय द फॉस्फोरिलेशन ऑफ एडीपी, दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, जो ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड से एक फॉस्फोरिलेशन होता है, एक फॉस्फेट बॉन्ड बाइंड करता है, और इस बॉन्ड में, इस बाइंडिंग में हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी कैप्चर हो जाती है, एंड दैट फॉर्म्स द एटीपी. सो दैट इज द पार्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो दो तरह से होता है. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इसको हम कह सकते हैं. एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन मिले तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. एनएरोबिक, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वो हम देखेंगे. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है. एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रियाज में होता है, जबकि जो एक्चुअली हम देखेंगे कि पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सेल के अंदर होता है. फर्स्ट पार्ट जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में होता है, नियर अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. बट द सेकेंड पार्ट ऑफ द, अगर ऑक्सीजन है तो कंडक्ट होता है आगे माइटोकॉन्ड्रिया के. जो क्रिस्टी होते हैं उनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एनर्जी ट्रैप करते हैं इन फॉर्म ऑफ एटीपी. सो दैट ऑल वी विल सी. देन दैट इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में कैसे होता है, गैसियस एक्सचेंज के लिए कुछ सेल सरफेस की जरूरत होती है, जिसमें डिफ्यूजन से ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है. जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वैसे वैसे डिफरेंट स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनते हैं जो कि ऑक्सीजन को लेते हैं और सेल के हर, बॉडी के हर सेल तक पहुंचाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो वो आपको आपके सिलेबस में डिटेल्स में पढ़ना है. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो बना हुआ होता है माउथ, नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन अंदर जाता है. ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई बनते हैं, ब्रोंकाई से कैपिलरीज और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और ये दो लंग्स होते हैं ह्यूमन में. इनमें ये बने हुए होते हैं एल्वियोलाई के. इन एल्वियोलाइज में डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑक्सीजन, और इन एल्वियोलाई से कलेक्ट होता है थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचता है. सो ऑल दीज वी विल सी. ये आपका प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है. किस तरह से, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि एपिग्लॉटिस से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ढका रहता है, और दूसरी तरफ गलेट होता है. दिस इज द ग्लॉटिस, जिसको एपिग्लॉटिस से कवर्ड रहता है. जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ये खुलता है, और अनदर पार्ट इज गलेट, जो जाके इसोफेगस में खुलता है. दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल. तो दिस इज, इस तरह से respiration and nutrition are combined. This is the breathing and this is the cellular respiration. So these are the things that today we are going to study. So now, to start with, respiration is the process by which a living being or living organism utilize the food to get energy. That is breaking down of the digested food particle, जो specifically carbohydrate का भी glucose form होता है. Simplest form जो blood में soluble होकर के cells तक पहुंचता है, that is called as glucose. उस फॉर्म में पहुंचता है. उसमें सो वी कैन से दैट इज, अगर हम ओवरऑल देखें तो रेस्पिरेशन को ओवरऑल हम दो भाग में बांट सकते हैं. पहला होता है गैसियस एक्सचेंज, जो प्लांट्स में उसको गैस सरफेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के, डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब आप पढ़ करके आए होंगे केमिस्ट्री में. ऑस्मोसिस एक लिक्विड मीडियम में होता है, डिफ्यूजन होता है गैसियस डिफरेंट कंसंट्रेशंस में एक्सचेंज होता है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. तो इसके थ्रू ऑक्सीजन को लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है. और chemically respiration is an oxidation reaction in which carbohydrate, यहाँ पे particular carbohydrate का form होगा glucose, is oxidized to release energy. And mitochondria is the site of respiration where energy is released and stored in form of ATP that we have seen. जितना हो सकता है मैं read कर रही हूँ, but I think कि एक एक line अब हम नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं. ATP is stored in mitochondria and released as per energy requirement. Now steps of respiration को अगर हम बांटें तो एरोबिक एंड, जैसा हमने पहले भी देखा, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड
एरोबिक रेस्पिरेशन। बट एनारोबिक हो या एरोबिक हो, शुरू होता है ग्लूकोज, जबकि जो साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेकिंग डाउन शुरू होता है ग्लूकोज का सेल के साइटोप्लाज्म में। और फर्स्ट स्टेप ब्रेकिंग डाउन का होता है पायरोवेट और पायरोविक एसिड दैट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। This pyruvic acid is composed of six carbon glucose is composed of six carbon atoms, whereas pyruvic acid is consisting of three carbon atoms. तो जब ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन होता है, पायरुवेट बनता है, तो दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनते हैं। अब ये पायरुविक एसिड जब ऑक्सीजन अगर है, तो पायरुविक एसिड का फर्दर ब्रेक डाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में। इंटरनल लेयर अगर आपको याद हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इंटरनल मेम्ब्रेन होता है, बीच में मैट्रिक्स होता है और माइटोकॉन्ड्रियल, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। और इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी होती है। तो यहाँ पे होता है पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। और उसके बाद जब पायरुविक एसिड पास ऑन करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल वॉल पे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, अगर ऑक्सीजन मिलता है सेल को, तो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है, क्रेब्स साइकिल में प्रोसीड होता है, जिसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो दैट इज देन इट अंडरगोज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट्स हो गए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, जो कि काफी हेवी अमाउंट में अगर ऑक्सीजन है, तो ये करीब करीब 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे। और 2 एटीपी बनता है ड्यूरिंग द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 6 कार्बन एटम्स, यहाँ पे 2 एटीपी बनता है। तो ऑल टुगेदर 38 एटीपी बनते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑल टुगेदर सिर्फ 4 एटीपी बनेगा। 2 तो बना पायरुविक एसिड के बनने के दौरान, और 2 एटीपी बनेंगे ड्यूरिंग व्हेन द ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन अगर नहीं है या कम है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। जब एब्सेंस ऑफ नो ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, जो ज्यादातर ईस्ट एक एग्जाम्पल है। कुछ बैक्टीरिया है जो कि जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और यहाँ पे बनता है इथेनॉल। सॉरी, दिस इज इथेनॉल। लैक्टिक एसिड तो होता है जब, दिस इज इरेजर, यहाँ पे होगा, कहाँ पे देख रहे थे हम, पायरुविक एसिड बनता है। If there is no oxygen, then it is converted into ethanol. ये सारी चीजें आगे के स्लाइड्स में लिखी हुई हैं, आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद सब स्लाइड्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको इसको रीड आउट करना है, नोट स्पेसिफिक स्टूडेंट, स्पेशल स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको इसके बावजूद, अगर आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं तो एक एक लाइन नोट्स की जरूरत ही नहीं है। अगर फिर भी नोट्स की जरूरत है तो राइट डाउन इन चैट बॉक्स, देन इन द नेक्स्ट वीडियो मैं सिर्फ रीड कर लूंगी ये सारे स्लाइड्स को, और वो आप सुन करके अपना नोट्स बना सकेंगे। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 तरह से हो सकता है, जबकि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं हो तो इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और एनर्जी बहुत ही नेग्लिजिबल 2 एटीपी बनती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊज आउट होता है, और इसी को हम कहते हैं, अगर आपने सुना होगा बेकिंग सोडा या ईस्ट एक पर्टिकुलर फंजाई होता है जो फर्मेंटेशन का काम करता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको डाल करके जो हम खमीर उठाना जिसको कहते हैं, आप सब ने सुना होगा। केक की बेकिंग होती है, नान बनते हैं, बिस्किट्स बनते हैं, ब्रेड बनता है, तो ये सारे में फर्मेंटेट किया जाता है, तो वो एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और दूसरे टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है व्हेन देयर इज डेफिसिट ऑफ ऑक्सीजन, वेरी लेस ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम कहते हैं, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, ये एडिशनल रेस्पिरेशन होता है। जैसे हम बहुत तेज दौड़ते हैं तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा,
जाना होगा कि जिम में जाते हैं या काफ़ी तेज़ भागते हैं तो क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, मसल्स पेन होने लगते हैं, तो वो वजह होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है पर जैसे अभी हम ज़ोर-ज़ोर से बोलें या ज़ोर से एक्सरसाइज़ करें, तो बहुत तेज़ी से साँस फूलने लगती है। वो क्या है साँस फूलना? वो साँस फूलना होता है कि जितनी ऑक्सीजन हमें मिल रही है, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन एनर्जी का सेल को रिक्वायरमेंट होता है। तो उस समय जब डेफ़िसिट ऑफ ऑक्सीजन है, तब बनता है लैक्टिक एसिड और ये लैक्टिक एसिड मसल्स में क्रैम्प्स और पेन क्रिएट करता है। लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 एटीपी, यहाँ भी 2 एटीपी बनता है, यहाँ भी 2 एटीपी बनता है। अब ये एनर्जी कैसे बनता है, आपके सिलेबस में मैंने जितना दूर देखा एनसीईआरटी में कि ये एटीपी का एक लंबा सीरीज एवरी स्टेप पे जो साइटोप्लाज्म में होता है उसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी सरफेस मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, दिस इज क्रिस्टी के बीच में, यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं ये क्रेब्स साइकिल को कंडक्ट करते हैं और इन क्रिस्टी के बीच का जो स्पेस है, इनर ल्यूमेन जो है, यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पर थर्ड स्टेप ऑफ कार्बन रेस्पिरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो सेलुलर रेस्पिरेशन, तो अगर हम ओवरऑल मैंने आपने जो बताया इसको अगर हम कट शॉर्ट करें या समराइज करें, तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके दो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। फर्स्ट है गैसियस एक्सचेंज, जो एनिमल्स में ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, ऑर्गन्स के थ्रू इनहेल किया जाता है ऑक्सीजन, जिनको ऑर्गन्स ले जाते हैं डिफरेंट सेल्स तक, और प्लांट्स में स्टोमाटा और रूट्स के थ्रू ऑक्सीजन इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि न्यूट्रिशन में तो आप कह रही थी कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में यही डिफरेंस है। जब ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, जब कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है प्लांट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और बट रेस्पिरेशन हर लिविंग बीइंग में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये सारा ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बट इसीलिए कहा जाता है कि दिन की रोशनी में प्लांट के पास रहिए तो फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलता है, क्योंकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो बहुत सारा खाना बनाते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो यूटिलाइज हो जाता है जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। और रात में आपने सुना होगा लोगों को कहते कि रात में नहीं रहना चाहिए प्लांट्स के पास, क्योंकि रात में वो नॉर्मल एनिमल्स की तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। सो नाउ अगर हम समराइज करें तो रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी नीडेड बाय द सेल्स एंड गिव्स एनर्जी टू द होल ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि जो फूड हमने लिया वो फूड ग्लूकोज में, प्रोटीन, अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट और फैट से मेनली एनर्जी रिलीज होती है। तो वो अपने आप बस हमने खा लिया, वो डाइजेस्ट हो गया और एनर्जी नहीं मिलेगी। उस फूड के कंपोनेंट को, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल reactions with the help of a number of chemical processes, और उस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए रेस्पिरेशन की जरूरत होती है। नाउ दिस एनर्जी इज रिलीज, यहाँ पे 10 वी कैन समराइज रेस्पिरेशन एज प्लांट्स में थ्रू द लीव्स एंड द रूट्स। एनिमल्स में देखिए, प्लांट्स में ये लीफ का सरफेस है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस करता है ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, दिस इज फोटोसिंथेसिस। बट जब रेस्पायर करता है तो नॉर्मल तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, वाटर रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन इनटेक होता है। तो ये जो प्रोसेस दिखाया गया है लाइट के प्रोसेस में, ऑक्सीजन रिलीज इसलिए हो रहा है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है प्लांट को, वो जितना कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में बना वो सारा वो यूटिलाइज कर लेता है और एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करता है। सो दिस इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इन एनिमल्स, जैसे एनिमल्स छोटे एनिमल्स हैं जिनमें जैसे अमीबा है, तो ये सिंपली बाय द सिंपल बॉडी सरफेस ये ऑक्सीजन बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। और हायर एनिमल्स लाइक अस, द रेस्पिरेशन, जैसे अब ग्रास हॉपर है या ऑर्थ्रोपोड्स हैं, इनमें सीरीज ऑफ ट्रैकिया होता है, ये ट्रैक्यूल्स में डिवाइडेड होते हैं। इन ट्रैक्यूल्स के, और ये जब बाहर से खुलते हैं स्पाइरिकल्स के थ्रू, जो डायरेक्ट ऑक्सीजन, इनमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए ब्लड इनका सिर्फ खाना डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। इनमें ब्लड ऑक्सीजन को नहीं लेता है, डायरेक्ट ऑक्सीजन हवा से स्पाइरिकल्स के थ्रू अंदर जाता है और ये ऑक्सीजन हर सेल तक थ्रू द ट्रैक्यूल्स पहुंच जाता है। जबकि दीज आर द ट्रैक्यूल्स, इन ट्रैक्यूल्स से फूड सॉरी ऑक्सीजन पहुंचता है सेल्स तक। और इन ह्यूमन दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें जिसको कि लंग्स के थ्रू, ये ह्यूमंस में नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर लिया जाता है, नॉस्ट्रिल खुलते हैं ट्रैक्यूल्स में, फैरिंग्स में। सब पहले तो फैरिंग्स की जो अगर आपको याद हो तो हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि आगे भी हम दिखा देंगे इसके पहले, अगर आपको याद हो तो। बहुत जो हम खाना खाते हैं, यहाँ पे आता है जो बक्कल कैविटी का एंड जहाँ पे होता है, ये जो ओपनिंग है, ये दो भागों में एक पार्टीशन से डिवाइडेड होता है, ग्लॉटिस एंड गलेट। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड गलेट इज द ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये अभी हम देख करके आ रहे हैं। दिस इज द एपिग्लॉटिस, दिस इज द ग्लॉटिस, ये कवर्ड रहता है, ये फेरिंग्स में कंटिन्यू होगा, ये कवर से कवर्ड रहता है कार्टिलेजिनस कवरिंग से, दिस इज एपिग्लॉटिस। और यहाँ पर, यहाँ जहाँ फारिंग्स आगे बढ़ता है नेक के रीजन में एक लैरिंग्स होता है, यहाँ पे जाके हिट करता है, कुछ कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड जिनको कहते हैं, और जिससे आवाज निकलती है। तो लैरिंग्स जो वोकल सिरिंज है, यहाँ से ये कंटिन्यू करता है, दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकस, यहाँ दीज आर द ब्रोंकाई, ब्रोंकियाई डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, और ये ब्रोंक्यूल्स जाकर के खुलते हैं छोटे छोटे अल्वियोलाई में, जो प्रेजेंट होते हैं इन द पेयर्ड लंग्स ऑफ इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये लंग्स में अल्वियोलाई होते हैं, अल्वियोलाई में हेवी सप्लीमेंटेशन ऑफ होता है या सप्लाई होती है ब्लड कैपिलरीज की। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब ऑक्सीजन यहाँ से लिया जाता है इन अल्वियोलाई तक पहुंचता है, तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड, दैट इज जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो डिफ्यूजन होता है, ये ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड कैपिलरीज में और कार्बन डाइऑक्साइड चला आता है फिर से अल्वियोलाई में। और यहाँ पे एक पार्टीशन होती है डायफ्राम की, आगे के स्लाइड में मैं वीडियो से आपको दिखाऊंगी। जब हम सांस को खींचते हैं तो लंग्स फैलते हैं और ये डायफ्राम नीचे की तरफ प्रेस होता है विद द हेल्प ऑफ द सम मसल्स, और ये लंग्स खुल जाते हैं। फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये लंग्स सिकुड़ते हैं, क्योंकि ये डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश करता है लंग्स को, तो लंग्स में ये अल्वियोलाई पर प्रेशर पड़ता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है अल्वियोलाई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर पुश करते हैं और थ्रू दिस ट्रैक या नॉस्ट्रिल से ये बाहर निकल जाते हैं। सो दिस इज द रूट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, किस तरह से रेस्पिरेशन। अब ये देखिए, ये आरबीसीज हैं, आरबीसी में ऑक्सीजन लिया जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन के समय हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है डाइजेस्टेड फूड का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे ऑक्सीजन को दिया जाता है, ऑक्सीजन टिश्यूज को दिए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, और इस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सो अगर अब अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये क्वेश्चन में आता है, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फोटोसिंथेसिस में खाना बनाया जाता है in the presence of light, in the presence of chlorophyll present in the body। एक छोटा सा वीडियो मैं शॉर्ट में आपको देने की कोशिश करती हूँ, जिसमें किस तरह आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस से किस तरह से प्लांट्स ऊज आउट करते हैं ऑक्सीजन को। एक वीडियो कहीं पे मैं देख रही हूँ कि उसमें अगर कॉपीराइट परमिशन मिल जाए तो उस वीडियो के थ्रू आपको फोटोसिंथेसिस समझाने की कोशिश करूंगी। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन।
In the photosynthesis, plants prepare their own food. In breakdown or respiration, the glucose is broken down by use of oxygen and released by releasing carbon dioxide, water, and energy. So in plants, this respiration occurs in stomata, थ्रू दिस स्टोमाटा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि स्टोमाटा आर द अंडर सरफेस में ओपनिंग होती है लीव्स में, जो गार्डेड होते हैं गार्ड सेल से, एंड रूट्स के थ्रू भी ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। दिस इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और एनिमल्स में बहुत सारे, सो दिस प्लांट्स में स्टोमाटा के थ्रू होता है, एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में स्पाइरिकल्स और ट्रैकिया और एयर सैक्स, जैसा हमने पहले भी आपको दिखाया था इसके पहले वाले में, कि स्पाइरिकल्स जो होते हैं साइड की ओपनिंग, ये अगर कॉकरोच है तो इसकी बॉडी में साइड्स में ओपनिंग्स होते हैं स्पाइरिकल्स, ये स्पाइरिकल्स खुलते हैं। ट्रैक्यूल्स में छोटे छोटे ट्रैक्यूल्स होते हैं, ये ट्रैक्यूल्स जाकर के खुलते हैं मेजर ब्रांचेज ऑफ ट्रैकिया में, एंड ये ट्रैकिया फिर मिल करके ट्रंक ट्रैकिया के बनाते हैं। और ये ट्रैक्यूल्स पहले छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, इनसे ट्रैक्यूल्स बनते हैं, ट्रैकिया में खुलते हैं, और इस तरह से ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। एक्वेटिक एनिमल्स में स्पेसिफिक टाइप ऑफ, आपने गिल्स देखा होगा, इस तरह से कार्टिलेजिनस सपोर्ट्स होते हैं, इसमें गिल रेज होते हैं, ये बोनी फिशेज में बोन के बने हुए होते हैं ये रेज, और इनको सपोर्ट किया जाता है फिलामेंट से, जिस पर कि हेवी ब्लड सप्लाई होता है, एंड दीज प्रोवाइड द सरफेस फॉर द गैसियस एक्सचेंज ब्लड कैपिलरीज। यहाँ से पानी फ्लो करता है, पानी से ऑक्सीजन यहाँ ब्लड में चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इस बाहर जाते पानी में डाल दिया जाता है, जहां से बाहर चला जाता है। एंड देन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में लंग्स, फ्रॉग में लंग्स और स्किन दोनों से रेस्पिरेशन हो सकता है। हायर फॉर्म्स में ट्रैकिया, लंग्स, ट्रैक्यूल्स से रेस्पिरेशन होता है। अनदर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो हम पहले भी देख के आए हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन या तो नहीं होता है या ऑक्सीजन कम होता है। नाउ दिस इज द ब्रीदिंग, जिसमें ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। इसको हटा दें ताकि आपको क्लियर हो दिख पाए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज, जिसमें कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिस इज ऑक्सीजन इज बीइंग इनटेकन and carbon dioxide is released. And another phase is cellular respiration. So gas respiration can be divided into two parts, breathing and cellular respiration. Cellular respiration में first phase जो होता है glycolysis का, ये साइटोप्लाज्म में होता है। Glucose is converted into 6CO2 plus 6H2O plus 36 ATP energy. ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट इज फर्स्ट फेज होता है साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद पाइरुविक एसिड, आगे हम बताएंगे कि जब फर्स्ट फेज में साइटोप्लाज्म में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज तोड़ा जाता है पाइरुविक एसिड में, ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 36 एटीपी मिलता है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, और 2 मॉलिक्यूल मिलता है ड्यूरिंग इन साइटोप्लाज्म। तो टोटल 38 एटीपी बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और टोटल 4 ATPs बनते हैं इन केस ऑफ anaerobic respiration में। सो दिस इज, वी हैव सीन, ये आपके प्रेजेंटेशन से, ये हम तेजी से बढ़ते हैं। अब ये है ब्रीदिंग, जिसमें देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि देखिए ये ऊपर की तरफ डायफ्राम जा रहा है, सेल लंग्स को पुश कर रहा है, एंड दिस इज ये लंग, दोनों रिप्रेजेंटेशंस हैं। लंग्स पुश हो रहे हैं, फैल रहे हैं, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, और एक्सपैंड हो रहे हैं, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, और जब फैल रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। So that process is called as breathing, and this is the cellular respiration जो माइटोकॉन्ड्रिया के वॉल में होता है। ग्लूकोज यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज वाटर एंड एनर्जी बनता है। सो दिस प्रोसेस इज थ्रू, यहाँ पे इस प्रोसेस में आपको हम बताते हैं कि किस तरह से 38 एटीपी टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज से बनते हैं। ये हो गया आपका, ये जो पार्ट है, दिस इज ग्लाइकोलिसिस। 2 एटीपी जहाँ पे बना, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। साइटोप्लाज्म में 2 एटीपी बना, उसके बाद ये पाइरुविक एसिड बना। ये पाइरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन है तो ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के क्रेब्स साइकिल शुरू होगा। देन क्रेब्स साइकिल्स का में ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको कहते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तीनों से मिलकर के 36 एटीपी एक-एक कार्बोक्सिलिक एसिड से 12 12 एटीपी बनेंगे, तो ऑल टुगेदर 36 एटीपी बनेंगे क्रेब्स साइकिल में। और उसके बाद ये दिस इज 34 + 2 36 एटीपी यहाँ पे बनते हैं, 2 एटीपी यहाँ पे बनता है। So total 38 ATPs are released during aerobic respiration from one molecule of glucose. Now this is the plant breathing through stomata. अब इसको एक-एक लैंग्वेज मैंने यहाँ पे आपके नोट्स के लिए दिया, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। दिस इज ये प्लांट्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू एंड रूट्स के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। लीव्स में स्टोमाटा होते हैं, इसके बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये ओपनिंग्स हैं जो गार्डेड रहते हैं गार्ड सेल से, एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा is done in this way. When the stomata, this is the open stomatal pore, जब हाइड्रेशन मॉइस्चर ज्यादा होता है तो ये सेल्स स्वेल करके फूल जाते हैं, कॉन्वेक्स हो जाते हैं और ओपन स्टोमाटा खुल जाता है। इस तरह से स्टोमाटल पोर होते हैं और पानी बाहर निकल जाता है। और जब पानी बाहर निकल जाता है तो जब वाटर इज रिलीज्ड और ये इस तरह से गार्ड सेल्स क्लोज कर देते हैं स्टोमाटा को। द लैंग्वेज इज गिवन हियर। नाउ ह्यूमन, सो दिस इज what the breathing process completes, gaseous exchange in all living organisms इसको हम कह सकते हैं, और breathing in animals कह सकते हैं, जिसके लिए एक सरफेस की जरूरत होती है, जिसको एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ऑर्गन्स मिलकर के ऑक्सीजन इनटेक में हेल्प करते हैं, वो सारे गैसियस एक्सचेंज वो सबस्ट्रेट बनाते हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। वो सिस्टम्स, वो ऑर्गन्स मिल करके बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम it involves nostrils and nasal passages, pharynx, इसके साथ larynx भी होता है। pharynx जहाँ जस्ट बिगिन करता है, pharynx की जस्ट ऊपर larynx होता है, जहाँ पे vocal cord होते हैं, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। then trachea, bronchi and bronchioles, alveoli, and the major organ is, the respiratory organ in human is, are the lungs. So these are the lungs. This is the यहाँ पे pharynx है, ये आपको यहाँ पे सब सारा लिखा हुआ है। nasal cavity है, pharynx है, then it is larynx जहाँ पे vocal cord है। ये यहाँ पे जब हवा हिट करता है तो ये इन कॉर्ड्स की सहायता से आवाज प्रोड्यूस होता है। ये दिस इज द ट्रैकिया, लैरिंक्स के थ्रू एयर आता है। ट्रैकिया में, ट्रैकिया इज सराउंडेड बाय द ट्रैकियल रिंग्स। यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल डिटेल्स नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। स्ट्रक्चरल डिटेल्स आपको पर पढ़ना है वो हम क्वेश्चन आंसर में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, या इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करके आप आंसर्स कर सकते हैं। सो दिस इज द ट्रैकिया, इट डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ट्रैकियल ट्रंक और ब्रोंकस। देन दीज आर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, छोटे छोटे ब्रांचेस में प्लांट की तरह, एंड अल्टीमेटली दे एंड इनटू अल्वियोलाई जो मिल करके बनाते हैं अल्वियोलाई और एयर सैक्स that together form the lungs. So this is the human respiratory system, and this is the respiratory phase. Glucose in cytoplasm, pyruvate is formed, 3 carbon compound. Glucose is a 6 carbon compound. साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोलिसिस का फेज होता है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट का बनना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। एंड देन 2 तरह से के रेस्पिरेटरी फेजेस होते हैं। ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन नहीं है या कम है तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। सो इफ यू रिमेंबर, हम पहले भी देख चुके हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है। फॉर एग्जांपल इन ईस्ट द इथेनॉल इज फॉर्म प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। चूंकि यहाँ पे वाटर नहीं बनता है, इथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड है, तो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी 2 एटीपी बनती है, 2 मॉलिक्यूल एटीपी की, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊज आउट होता है और इसी की वजह से दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। सो ये सारे टर्म्स आपको जरूर याद रखने चाहिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
इथन एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं? अच्छा, ये एंड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट आपको हमेशा क्वेश्चन में आता है। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है आपका पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड व्हिच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। और ये एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, इससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ बनेंगे पाइरुविक एसिड। सो ये 6 डिवाइड होगा 2 पाइरुविक एसिड में, 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये कन्वर्ट होता है, फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट है इथेनॉल। लैक ऑफ ऑक्सीजन दैट इज डेफिशिएंट ऑक्सीजन, कम है ऑक्सीजन, तब बनेगा लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाता है मसल्स के बीच में। और इसीलिए जब हम एक्सेसिव एनर्जी करते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, तो कम ऑक्सीजन मिलता है मसल्स को, तो क्रैम्प्स या पेन शुरू होता है। सो एनर्जी इज लेस, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ऑक्सीजन। अगर क्वेश्चन आएगा तो इन ईस्ट इट इज फर्मेंटेशन, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड दैट कॉजेज द ऊजिंग और स्पॉन्जिंग और फ्लफिंग जो हो जाता है, स्पॉन्ज बन जाता है, जो फूल जाते हैं, ब्रेड हो, केक हो, ये सब फर्मेंटेट हो जाते हैं। डोसा का बैटर आपने देखा होगा, आटा को फर्मेंटेट करते होते देखा होगा। सो दैट इज ड्यू टू दैट। और अगर ऑक्सीजन कम है जिससे मसल्स में क्रैम्प्स होने लगते हैं, सो दैट इज द ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मसल्स में ट्रैप हो जाता है और पेन क्रिएट करता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू सी द डिटेल्स, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है ये हम पूरा डिटेल्स देख चुके हैं। ये पूरी स्लाइड को आप स्टिल करके, पॉज करके, स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर हम रेस्पिरेटरी फेज को देखें, इक्वेशन को देखें, तो ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, 6 molecule of oxygen is observed, then 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water and 36 molecule of sorry, यहाँ 2 molecule of ATP प्रोड्यूस होता है फर्स्ट जब साइटोप्लाज्म में होता है तो। और ये पाइरोवेट अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी यहाँ पे 36 ATP बनेगा। तो इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन द टोटल ATP produced will be 38 ATP, sorry, this will be 38 ATP from one molecule of glucose. This is very important from the point of view of examination. ये आपको total एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बना, ग्लाइकोलिसिस में जो साइटोप्लाज्म में जब ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ा है, ब्रेकडाउन हुआ, इनिशियल ब्रेकडाउन, तो कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बना, एंड प्रोडक्ट क्या है साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलिसिस का, दैट इज पाइरुवेट। क्रेब्स साइकिल का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन शुरू होता है, दैट उसका एंड प्रोडक्ट्स हैं जिन इन ईस्ट इट इज इथेनॉल, इन लेग्स जहाँ पे कम ऑक्सीजन हो जाता है वहां पे लैक्टिक एसिड है एंड प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जो केमिकल इक्वेशन फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इज, ये ग्लूकोज पहला जो स्टेप है ये दोनों में होगा, एरोबिक में भी एनारोबिक में भी। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन कम है तो इन ईस्ट लैक ऑफ ऑक्सीजन, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल बनता है। इन मसल्स लैक ऑफ दिस शुड बी नो ऑक्सीजन, ये एक्चुअली होगा आपका नो ऑक्सीजन इसको, और ये लैक ऑफ को डेफिसिट ऑक्सीजन कहेंगे, कम है ऑक्सीजन यहाँ पे। तो ये लैक्टिक एसिड, देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रैप्ड बाय द मसल्स कॉजिंग पेन एंड क्रैम्प्स। सो ये आपका हो गया। इसमें हमने देख रहे हैं यहाँ पे जो एक्टिविटीज है, देखिए ये जोर से जब सांस फूंकते हैं तो मसल्स की एक्टिविटी होती है, रनिंग में एक्टिविटीज होती हैं, एंड दैट कॉजेस द these lactic acid. Now this chart shows, जो हम अभी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, एनारोबिक के एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, एरोबिक के एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, साइटोप्लाज्म का एंड प्रोडक्ट क्या है, lack of oxygen. So these are this is the respiratory part. This the equations for the above reactions can be written as. तो these are, ये आप यहाँ से ले सकते हैं। अब आइए आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे।
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो आपको डिटेल्स में पढ़ना है, हम यहाँ पे शॉर्ट में ही देख रहे हैं। आगे अब डिटेल्स में इसको यहाँ से जैसा हमने पहले बताया, नॉस्ट्रिल्स, दिस इज द नॉस्ट्रिल, इट ओपन्स इनटू द थ्रू द नाजल, हम जो सांस लेते हैं दीज आर आवर नॉस्ट्रिल्स, यहाँ से जाता है नाजल पैसेज में, और नाजल पैसेज के थ्रू ये आता है फारिंग्स में। फारिंग्स में आकर के ओपनिंग 2 हो जाती है। सो दिस इज द नाजल पैसेज, देन कम्स द फारिंग्स। कहाँ, दिस इज द प्रोसेस, फारिंग्स के बाद है दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे हम देख रहे हैं। और इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम पैसेज ऑफ एयर देखेंगे। सो ऑलमोस्ट दिस इज द सेम। यहाँ से दिस इज द फारिंग्स, फारिंग्स के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्वेलन पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज लैरिंग्स, जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जहाँ से आवाज आती है। Then it comes down in form of the bronchi. So the sequence is here. Larynx से खुलता है, this is the trachea, जो main branch है, जो main trunk है air passage का, that is called as trachea. Trachea is divided into bronchi, left and right bronchi, and then these are divided into bronchioles. Bronchioles में आकर के छोटे छोटे bronchioles बन जाते हैं, and then starts the, this is the passes through. यहाँ पे आप देख रही, ये है माउथ में जा रहा है, this is the gullet, and this is the gullet जो कि respiratory system esophagus में जा रहा है, this is epiglottis, and this is the nasal cavity जहाँ से trachea में जा रहा है oxygen या air, and this is the process of inhalation, that is the breathing, gaseous exchange. Through these animations, I have tried to make you understand what is inhalation, what is exhalation. जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं जिसके साथ ऑक्सीजन अंदर जाता है, that is called as inhalation, ऑक्सीजन लिया जाता है, and when carbon dioxide is released, that is called as exhalation. Now this is the passage of air through the respiratory system, nostril, then nasal passage, then nasal cavity, then pharynx, then larynx, then comes the trachea, main tracheal trunk, which is divided into left and right bronchi, and that is divided into further branched into bronchi. From there it goes into the lungs. Lungs are formed of bronchioles. Bronchioles are divided into alveoli. These are the ultimate branches of bronchioles, and these alveoli or alveolar spaces के थ्रू ब्लड कैपिलरीज इनमें खुलते हैं जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। सो दिस इज, और ये है आपका डायफ्राम, जो जब ऊपर की तरफ जाता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एब्डोमिनल कैविटी को स्पेस को कम करता है, लंग्स को दबाता है और ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा जाता है। जब ये रिलैक्स होता है तो ये एब्डोमिनल कैविटी इंक्रीज करती है और लंग्स फैल जाते हैं, उनमें स्पेस हो जाता है, तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ खींच जाता है। सो दिस इज द पैसेज ऑफ एयर पैसेज, सॉरी। सो ब्रीदिंग मैकेनिज्म, अब ये इनहेलेशन में क्या क्या होता है? इनहेलेशन, द थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड्स, रिब्स लिफ्ट अपवर्ड्स, दिस इज द, यहाँ पे आप देख रहे हैं जब इनहेलेट करते हैं तो एक्सपैंड करते हैं लंग्स, लिफ्ट होता है, रिब्स उठ जाते हैं। रिब्स आप ये जानते होंगे, चेस्ट की जो हड्डियां होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से आगे की तरफ, दीज आर द रिब्स, ये फैलते हैं, लंग्स फैलता है और इनहेलेट ऑक्सीजन अंदर जाता है, एंड दिस इज द एक्सहेलेशन। thoracic cavity contracts, ribs move downwards, और ये नीचे आने डायफ्राम becomes dome shaped, ये इस तरह से फूल जाता है और लंग का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है जिससे कि एयर एग्जिट होता है। सो दिस इज द डायग्राम, दिस इज द एक्सहेलेशन, दिस इज द इनहेलेशन, कब एयर अंदर जाता है, कब एयर बाहर आता है। नाउ दिस इज द ब्रीदिंग, इसके स्टेप्स अगर आप चाहते हैं तो ये सारी स्लाइड्स हम देख चुके हैं। ब्रीदिंग आउट क्या है, दीज आर द एनिमेशन से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम देख करके आए हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक रेस्पिरेशन through the trachea, spiracles, tracheal surfaces, lungs, etc. Whereas aquatic organisms use dissolved oxygen for respiration through the organs which are called as gills, जो fish में होते हैं. These are the gills. So these we have already seen. Now the phases of cellular respiration, जिसको हम already देख करके आ रहे हैं,
दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन है तो द 3 phases, all the points are here given here. एनर्जी इज लिबरेटेड इनटू द ऑटोमेटिक, और सेल में होता है ग्लूकोज 2 ATP ग्लाइकोलिसिस से हुआ, पायरुवेट बना, ऑक्सीजन नॉट प्रेजेंट तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, लैक्टिक एसिड या इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल बनेगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन या ऑक्सीडेटिव डिफॉस्फोरिलेशन भी इसको कहते हैं। उसके बाद होता है क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सारे फेजेज माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और 36 ATP एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बनता है। सो दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स। ये लैंग्वेजेस आप यहाँ से ले सकते हैं। स्टूडेंट्स जो स्पेसिफिक स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अगर और हेल्प चाहिए लैंग्वेज में तो लेट मी नो, देन आई विल जस्ट रीड आउट ऑल दीज स्लाइड्स। बट आई थिंक आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। साइट्रिक एसिड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन में रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, और सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू ये माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स जो होते हैं बाहर की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो मैट्रिक्स होता है उसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो कैरी करते हैं क्रेब्स साइकिल को। और ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है और 2 ATP molecules produced in each phase of citric acid cycle takes place within mitochondrial matrix of a cell. The electron generated in Krebs cycle moves across the mitochondrial matrix. Mitochondria के matrix से जो internal जो क्रिस्टी है उनके बीच में जो स्पेस होता है वहां पे mitochondrial matrix होता है वो। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर इस तरह से, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एडीपी ऑलरेडी प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ये इसके साथ एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट कंबाइन करता है विथ द बॉन्ड, और इस बॉन्डिंग में बहुत सारी एनर्जी ट्रैप हो जाती है और एटीपी बनता है। सो एडीपी प्लस पी इज एटीपी। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विथ हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉन्डिंग। जब एनर्जी की जरूरत होती है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पास हो रहा है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैरी होता है। नाउ दिस डायग्राम वी हैव ऑलरेडी सीन, हम पहले भी देख करके आ चुके हैं। नाउ the some of the questions are here: what is ATP, what is Krebs cycle, what is fermentation, why do we need energy, what is glycolysis? I hope ये सारे आंसर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस अगले आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए। मुझे ये अलग से डिस्कस करना था पर जैसा मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट्स कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जल्दी जानना चाहते हैं तो मैंने क्वेश्चंस यहीं पे दे दिए हैं। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, डिफाइन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, where does cellular respiration occur in plant cell, what is the site of Krebs cycle, what is the site of glycolysis, ये सारी चीजें क्वेश्चंस में है। balanced chemical equation for cellular respiration, so these important questions I have already given. fill in the blanks में करेक्ट आंसर्स में MCQs हैं। ये सारा आपका दिस इज द फर्मेंटेशन या दिस इज कॉल्ड द ईस्ट से फर्मेंटेट करते हैं। सो दीज आर नाउ दिस इज द ओवरऑल जो अभी हम पढ़ करके आ रहे हैं। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से, और कुछ जानना है समझना है तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स और वी कैन डू लैटर। इसके अगले क्लास में थोड़ा सा मुझे कैरियर रिलेटेड डिस्कशंस करने हैं और बीच में उसके बाद हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे। अब आप डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आपको पसंद आया। नहीं पसंद आया तो बताइए क्या नहीं पसंद आया, क्या जानना चाहते हैं आप वो बताइए। सो लेट अस सी, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट and ring the bell or press the bell icon to get notification of upcoming videos.